नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज इस पहली क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की जो ऐप पर चल रही है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम पर पुनः विश्वास दिखाने के लिए कि हाँ, हम आपकी इस जर्नी में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार प्लीज मुझे बताइए। फिर आज का शानदार और सुपर हिट सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आज सावेज आए हैं, उसके बाद ऋषभ, ऋतु, अशोक, उसके बाद समीर हैं। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बढ़िया, मौज कर दिया आप लोगों ने, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ललिता हैं, सोनिया हैं, मुस्कान, उस्मान, आकाश, विशेष, अंजलि, मोनी, निशु, खुशी, निशु, महिमा, शोभित, राघव, काजल, आयु, रीना, रितेश, पिंकी, ईशान, निशिता, कुलदीप, अखिलेश, अर्चिता, अन्नू, मधु। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप हजारों की संख्या में हो तो सबका नाम पढ़ना तो संभव नहीं है, क्योंकि पूरा घंटा लग जाएगा। तो आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, और बहुत ही जानदार शानदार सेशन आज शुरू होने वाला है। एक बार अपनी प्यारी सी स्माइल मुझे दिखा दीजिए। क्या कहने, कितने जबरदस्त तरीके से आपके कमेंट्स जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जैसा आप सबको पता है कि यह आज हमारी ऐप पर पहली क्लास है, और ये वैसे चौथी क्लास है। हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्णमाला। और वर्णमाला, और ये वर्णमाला की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। जबकि अगर ओवरऑल हम देखें तो इनका हिसाब थोड़ा सा रखेंगे कि भाई कौन सी क्लास है, तो ये क्लास भी फोर्थ क्लास है। कौन सी? ये फोर्थ क्लास है। वाह, आपकी प्यारी सी स्माइल देख करके भाई साहब मेरा तो दिन बन जाता है। क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, बहुत शानदार। चलो, अब हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, पहली 3 कक्षाओं में हमने वर्णमाला के बारे में जाना, उसके अर्थ को जाना, वर्णों के बारे में जाना कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद क्या होते हैं, फिर संख्या के बारे में, और तमाम स्वरों इत्यादि के वर्गीकरण को समझते हुए अब हम यहां से व्यंजन को शुरू कर रहे हैं, और व्यंजन को आप बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत अच्छे जानेंगे। तो आज की हमारी सबसे पहली जो हेडिंग है वो कौन सी है? वो व्यंजन ही है। कौन सी है? वो व्यंजन है। कौन सी है? व्यंजन, व्यंजन। तो हालांकि हम इसकी परिभाषा वहां पर देकर आए थे जब हमने वर्णों के भेदों को जाना था कि वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के 2 भेद थे, जिसमें स्वर और व्यंजन था। बहुत बढ़िया। हाँ, इस पे ध्यान मत दो ना, ये थोड़ा सा ये इंटरनेट से अपलोड होता है, ठीक है। मैं कभी भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं लेता हूं, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और ये अपने आप अपडेट होता रहता है। अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा, अभी 6 घंटे आगे चला जाएगा, फिर पीछे चला जाएगा। ये अपने आप होता रहता है, और ये हट भी नहीं सकता। तो हमने देखा था स्वर कौन से हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर हैं, यानी कि उनको बोलने में हमको किसी और वर्ण की सहायता की अपेक्षा नहीं पड़ती। जबकि आप यहां पर देखोगे, यहां पर परिभाषा यही कही जाएगी कि वे वर्ण जिन्हें स्वरों के, है ना, जिन्हें स्वरों, ऐसे लिख सकते हैं, वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। बस इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि वो व्यंजन कहलाते हैं, नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। यहां पर ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होता है, यहां पर ये बोल्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगी, हैंड रिटन भी मिलेगी, आप टेंशन मत लो। तो वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो आप कहोगे सर थोड़ा सा ना इस पे प्रकाश डालो, तो मैं टॉर्च उठा के लाता हूं, प्रकाश डालता हूं, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बात। व्यंजन जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, व्यंजन का अन्य नाम, इसको जस्टिफाई करेंगे अभी। वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसको क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, इसको आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसका अन्य नाम भी है। जैसे स्वरों का एक अन्य नाम है, ऐसे ही व्यंजनों का भी एक अन्य नाम है। इनका अन्य नाम है हल। क्या नाम है? हल। हल, ये वो वाला हल नहीं है जो खेतों में चलाया जाता है, इसको हल कहा जाता है। और हल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो व्यंजनों का शुद्ध रूप है, अगर पूछा जाने लगे कि व्यंजनों का शुद्ध रूप कौन सा होता है,
व्यंजनों का शुद्ध रूप, ओरिजिनल फॉर्म जो है वो कौन सा होता है? वो हल रूप होता है। कौन सा होता है? हल रूप। और हल रूप के क्या मायने हैं? क्यों कहा जाता है हल रूप? तो हल रूप जो होता है वो स्वर रहित होता है। कैसा रहता है? स्वर रहित। उसमें स्वर नहीं होता, स्वर रहित होता है। साथ में उसमें एक बात ये रहती है कि उसके साथ हलंत लगा रहता है। उसके साथ क्या लगा रहता है? उसके साथ हलंत लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हलंत। हलंत कैसे होता है? ऐसे ये नीचे लग जाता है, एक ऐसे डंडी सी, हलंत लगा रहता है। तो ये दोनों चीजें हैं। यानी कि शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप होता है हल रूप। और हल रूप का मायना है कि स्वर रहित, उसके साथ में कोई भी स्वर अटैच नहीं होता। और जिस वर्ण के साथ स्वर अटैच नहीं होता, स्वर नहीं होता, आप क्या कह देते हो? उसको आधा कह देते हो। जैसे आधा क लिख दिया, या आधा ख लिख दिया, आधा ग लिख दिया। तो आधे का मतलब ही, स्वर रहित का मतलब ही क्या है? स्वर रहित का मतलब ही है आधा। क्या कह देते हैं? आधा है। तो वो आधा होता है। और उसकी पहचान कैसे होती है? तो हलंत से होती है। पेपर में पूछा जाता है कि भाई व्यंजन के शुद्ध रूप की पहचान कैसे होती है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर उसके नीचे हलंत लगा रहता है। आप कहोगे सर थोड़ा सा ना बताओ, थोड़ा सा बताओ, समझाओ कि कैसे है। देखो, अगर आप जैसे शुद्ध रूप की बात करोगे, तो जैसे मैं क के शुद्ध रूप की बात करूं, तो ये अगर मैंने लिखा यहां पर, ये देखो खाली ये लिखा, अगर यहां पर ये खाली ये ऐसे लिखा हुआ है क, तो ये है क्या वास्तविकता में? इसमें दो चीजों का योग है। इसमें क का शुद्ध रूप है और इसके साथ में अ लगा हुआ है। अगर आप कहोगे कि का है, तो का में क्या है? क में ये क का शुद्ध रूप है, हल रूप है, और इसमें आ लगा हुआ है। अगर आप कहोगे सर की, तो की में क्या है? की में क का शुद्ध रूप है और ये छोटी ई लगी हुई है। आप कहोगे सर इसका और बताओ की का, तो ये क्या है? इसमें क का शुद्ध रूप है और इसमें ये बड़ी ई लगी हुई है। अगर आप कहोगे सर कु, तो इसमें ये क का शुद्ध रूप है और इसमें ऊ लगा हुआ है। सेम ऐसे ही आपने इसको बनाया कु को, तो क का शुद्ध रूप और यहां पर बड़ा ऊ आ जाएगा। इसी तरह से आप यहां पर देखो, कोई कहने लगे यहां पर क्री, तो क्री में क्या है? क का शुद्ध रूप है और उसके साथ में री लगा हुआ है। अगर आपसे कोई कहने लगे के, तो क का शुद्ध रूप है और उसके साथ में ए लगा हुआ है। अगर कोई कहने लगे कई, तो कई में क का शुद्ध रूप है और आई लगा हुआ है। और इसी तरह से अगर आप कहने लगो को, तो को क्या है? क का शुद्ध रूप है, उसके साथ में ओ लगा हुआ है। और आप कहने लगो कऊ, तो कऊ में क का शुद्ध रूप है और उसके साथ में अ लगा हुआ है। अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ गए होंगे कि ये वाली बात कि आप व्यंजनों का उच्चारण ही नहीं कर सकते अगर उनके साथ में स्वर ना लगे हुए हों। ये स्वर अगर ना लगे हुए हों तो आप इनको बोल ही नहीं सकते। और आप इस चीज को भी देखने का प्रयास करो, जब आप क बोलते हो तो उच्चारण, आवाज किसकी निकलती है? क, अ की, का, आ की, ई की, कु, ऊ की, कु, बड़े ऊ की, क्री, री की, के में ए की आवाज, कई में आई की आवाज, को में ओ की आवाज और कऊ में औ की आवाज। तो यानी कि व्यंजनों की अपनी कोई आवाज होती ही नहीं है। तो अगर आवाज नहीं है तो आप इनको बोल नहीं सकते, और अगर आप इनको बोलना है तो आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ये स्वरों के साथ मिलते हैं तब आप इनका कुछ उच्चारण निकाल सकते हो। अगर आप इस शुद्ध रूप को देखोगे जो स्वर रहित है, या जिसको आप आधा भी कह सकते हो, इसकी अपनी कोई आवाज होती नहीं है। बोलो इज दैट क्लियर? ये जितना मैंने लिखा समझ में आई बात? हाँ, बोलो बात समझ में आई? हाँ बोलो बात समझ में आई? क्लियर हुआ पॉइंट कि क्या बताने का मैंने प्रयास किया? व्यंजन में वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो स्वर जब वर्णों में लगते हैं तभी वो अपना पूरा रहता है, नहीं तो वो अपने शुद्ध रूप में रहते हैं। बताओ, थम्स अप करो एक बार अगर बात समझ में आ गई है तो। हाँ भाई, इस पे ध्यान मत दो, ये लाइव क्लास है ना, ये लाइव क्लास है ना, ऐसा नहीं है। मैं रिकॉर्डेड क्लास क्यों चलाएंगे?
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बात, मूल बात आपको समझनी है कि व्यंजन का अन्य नाम हल होता है, शुद्ध रूप हल रूप होता है। हल रूप का मतलब क्या है कि वो स्वर रहित होता है, उसके साथ में कोई स्वर नहीं रहता, और इसकी पहचान कैसे होती है कि हलंत लगा रहता है। ये बात आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब जब हमने व्यंजनों के बारे में यहां पर यह बात जान ली है, तो व्यंजन के बारे में सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे तो कौन सा व्यंजन आता है? सबसे पहले आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं। बहुत ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं, स्पर्श व्यंजन से। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि मुझे स्पर्श मत करो, मुझे छुओ मत, मुझे टच मत करो। क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अरे यार भाई पढ़ाने दो, फोन का टाइम दिखा दो, ये दिखा दो, पागल हो गए होगे तुम। हाँ हाँ, ठीक है। चलो, तो स्पर्श व्यंजन को ध्यान से आप देखो और समझो। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, चलो दोबारा मैं बता देता हूं, आप चिंता मत करो, ठीक है। समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं, देखो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। व्यंजन की परिभाषा हमने क्या लिखी थी? व्यंजन भी वर्णों का ही एक प्रकार है, एक भेद है। व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें बोले जाने के लिए हमको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। यानी व्यंजनों के साथ में जब स्वर अटैच होते हैं तभी आप उनको बोल पाते हो, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि उनका अपना कोई स्वर होता ही नहीं है, उनकी अपनी कोई आवाज होती ही नहीं है, ठीक है। व्यंजन का अन्य नाम क्या होता है? हल होता है। जैसे स्वरों का अन्य नाम अच होता है, ऐसे ही पेपर में पूछे तो हल होता है। यह हल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये हल रूप होता है। हल रूप, हल मतलब कि इसकी जो फॉर्मेशन है, इसका जो रूप है, रूप कहते हैं ना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार तेरा दीवाना। तो जो इसका रूप है, जो इसकी आइडेंटिटी है, जैसा ये दिखाई दे रहा है, उसमें क्या रहता है? उसमें हलंत लगा रहता है। और हलंत लगे रहने का मतलब, देखो आप हलंत लगाओ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो आधा क। अगर आप कह रहे हो ख और उसमें हलंत लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये आधा ख है। अगर आप हलंत लगा रहे हो तो इसका मतलब आधा ग है। यानी कि इसको आप कह सकते हो हलंत, हल रूप जो है ये शुद्ध रूप होता है। शुद्ध क्या होता है? जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। आप कहते हो दूध शुद्ध है, यानी कि पानी की मिलावट नहीं है। तेल शुद्ध है, यानी कि और अशुद्धियां नहीं है। तो शुद्ध रूप का मतलब हल रूप है, यानी कि उसमें स्वर अभी तक ऐड नहीं है, उसी को आधा कहा जा सकता है, ठीक है। यह पहचान है। और यह मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया कि अगर आप क देखो बोल रहे हो तो यह क जो पूरा दिखाई दे रहा है आधा नहीं है, हलंत नहीं लगा हुआ या इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, उसमें क का शुद्ध रूप है और अ लगा हुआ है। ऐसे क में क और आ है, ऐसे की में ये क का शुद्ध रूप है ई है, यहां पर बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, आई है, ओ है और औ है। तो आप ये चीज देख सकते हो कि अगर हमको क का उच्चारण करना है, यानी व्यंजन को बोलना है, ऐसे ही ख का ग का किसी भी तरह से हो सकता है, तो आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी। स्वर जब जुड़ जाएगा तो अपनी मात्रा देगा और उसी का उच्चारण वहां पर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ ईशु, अच्छा दोबारा पढ़ने के लिए बैच लिया, अरे भाई शुक्रिया बच्चों, आप चिंता मत करो। अब बताओ, जिनका डाउट था उनका क्लियर हो गया? जिनका डाउट था उनका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? अब चलते हैं हम स्पर्श व्यंजन की तरफ। एक बार थम्स अप करो मुझे अगर किसी का भी डाउट था। कुछ ने तो लिख दिया था, कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो डाउट नहीं रहेंगे, विश्वास करो, बहुत प्यारे तरीके से क्लियर ढंग से मैं सब चीजें बताऊं। अब देखो स्पर्श व्यंजन शब्द क्या कहता है? स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है टच। तो इसमें क्या बात आएगी? आप कोई कहने लगे कि भाई वे व्यंजन जिनको टच करके बोला जाता है, भले आपको क बोलना है, क स्पर्श व्यंजन है, तो आप कहोगे भाई मुझे किसी का टच नहीं मिल रहा है, अरे भाई इधर आना, इधर आना, इधर आना। उसके कंधे पे हाथ रखोगे, बोलोगे क, वो कहेगा थापड़, थप्पड़ और मारेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब नहीं है। इसमें ध्यान से सुनना है। इसमें आपको लिखना है वे व्यंजन, इसमें आपको जानना है वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, यानी कि जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय वायु, भाई
जो आवाज अंदर से आ रही है, आप कुछ भी बोल रहे हो, वो हवा के माध्यम से तो आ रही है। आप सांस को ही यूज करते हुए, हवा को यूज करते हुए ही बोल पाते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी किसी को यहां पर बीमारी हो जाती है, यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर उसको छेद करके कुछ लगा देते हैं, उसको रोकता है तब बोल पाता है। तो हवा ही कारण है। जिसके दांत निकल जाते हैं तो हवा जिस एंगल में मुड़नी चाहिए, जिस चीज का उच्चारण होता है, नहीं हो पाता है, तो स्थिति वहां पर बदल जाती है। स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। एक मिनट दोस्तों, तो स्थिति वहां पर बदल जाती है। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के, यानी मुंह जो होता है, मुख के किसी न किसी भाग, मुख के किसी न किसी भाग, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श, स्पर्श का मतलब टच है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उनका उच्चारण होगा तो हवा जो होगी वो मुख के किसी न किसी भाग को, जैसे मुख का कौन कौन सा भाग, तो यहां पर हम बनाएंगे एक चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है, और जुल्फों का रंग सुनहरा, ये बनाया। तो मुख के कौन कौन से भाग, तो मुख का एक भाग यहां पर माना जाएगा एक कंठ होगा, तो यहां पर स्पर्श करेगी वायु, ठीक है। या मुंह के ऊपर वाली दीवार में दो चीज हैं, यहां पर थोड़ा सा पीछे क्या है, यहां पर है तालू, यहां पर क्या है, यहां पर है तालू, यहां पर है मूर्धा, यहां पर क्या है, यह है मूर्धा, यहां पर है दांत, यहां पर क्या है, ये दांत है यहां पर, और ये क्या है आपके, ये है ओष्ठ। तो मुख के इन 5 भागों को स्पर्श करती हुई, टच करती हुई जो हवा है वो बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये बात आपको पकड़ में आनी चाहिए। साथ में इसका अन्य नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करे उससे पहले ही हम उसको पकड़ लें। हम सब पढ़ के आए, हमारे मास्टर जी ने सब बातें बताई हैं, ठीक है। तो अन्य नाम क्या होगा, अन्य नाम इनका वर्गीय व्यंजन है। क्या है, अन्य नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन। इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब आप कहोगे सर वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, तो वर्गीय उसे कहेंगे जो वर्गों में बटा हुआ है, वर्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। और इनको आप कैसे लिख सकते हो, तो क च ट त प, ये आपको याद रख लेना है थोड़ा सा कि कचट तप क्या है, कचट तप है। तो क से कौन सा वर्ग बना, क से, आप इसको लोगे क से तो क से बनेगा क वर्ग, है ना, क वर्ग, ठीक है। उसके बाद च से बनेगा हमारा च वर्ग। उसके बाद तीसरा आ रहा है ट से बनेगा हमारा ट वर्ग। उसके बाद त आ रहा है, त से बनेगा हमारा त वर्ग, और अंतिम में आ रहा है प, तो उससे बनेगा प वर्ग। तो वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या है 5, और हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। तो जैसे कवर्ग में कौन से हैं, कवर्ग में आपका क है, आपका ख है, आपका ग है, आपका घ है, और इसको कहते हैं अंग, है ना। इसको क्या कहा जाता है, अंग। आगे आदि तो क्या कह देते हैं, अणे खाली बोल देते हैं, अणे खाली नहीं है, इसको बोलते हैं अंग, ठीक है। उसके बाद अगर आप चवर्ग में देखोगे तो च, छ, ज, झ और इया, च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद टवर्ग में देखोगे तो ट, ठ, ड, ढ और अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, क्योंकि व्यंजनों की बात हो रही है अभी, तो शुद्ध रूप को ही इनका दिखाया जाता है। उसके बाद त वर्ग में आप देखोगे तो त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध, न, और अंत में प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो आप यहां पर देखो वर्गों की संख्या कितनी है, वर्ग हैं 5। वर्ग कितने हैं, वर्ग हैं 5, 1 2 3 4 5। और हर वर्ग में कितने हैं, हर वर्ग में आप देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, हर वर्ग में 5 हैं। तो 5 पंजे कितने हो जाते हैं, 5 पंजे हो जाते हैं 25। तो इनकी संख्या के बारे में वैसे तो हम बात कर आए हैं, पर फिर भी हम यहां पर लिख देते हैं कि पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा कि 5 गुणा 5 25 संख्या में हो जाएगा। बात समझ में आई।
हाँ, नहीं सबके कमेंट यहां पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। आप टेंशन मत लो। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, बताओ। क्लियर यहां तक? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इनके उच्चारण स्थान आपको बताने का प्रयास करता हूं। यानी क वर्ग कहां से, ये क वर्ग के पांचों जो हैं ये कहां से बोले जाते हैं, जो च वर्ग के पांचों ये कहां से बोले जाएंगे, ट वर्ग कहां से बोला जाएगा, त वर्ग कहां से बोला जाएगा और प वर्ग कहां से बोला जाएगा। ध्यान से सुनना। देखो आपको क्या काम करना है, यदि यहां पर ये लिखा हुआ है ये क वर्ग च वर्ग त वर्ग, यहां ऊपर से, यहां क्या करना है, यहां ऊपर से नीचे उतरना है। क्या करना है, यहां ऊपर से नीचे उतरना है और यहां अंदर से बाहर आते जाना है। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग यहां ऊपर से शुरुआत करेंगे, वहां भीतर से शुरुआत करेंगे। तो क वर्ग को अगर ध्यान से आप देखोगे तो कहां से बोला जाता है, ये कंठ से बोला जाता है। इसका कोई भी व्यंजन क ख ग घ ng कंठ से, यानी कि इसका उच्चारण करते समय वायु कंठ को स्पर्श करती है। तो ध्यान रखना है कि जो ये क वर्ग है ये कहां से बोला जाता है, ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे क से आए च वर्ग पर और यहां अंदर से बाहर, तो कंठ से सीधे कहां जाएंगे, कंठ से जाएंगे तालु पर। देखो एक सिस्टम आपको पता लगेगा पूरा, और सिस्टम को ही व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इतने व्यवस्थित ढंग से सभी वर्णों को वर्णमाला में रखा गया है। इसीलिए वर्णमाला को वर्णों का व्यवस्थित समूह कहा जाता है, ना कि केवल समूह कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे, तो क वर्ग से च वर्ग आएंगे तो कंठ से तालु पर जाएंगे। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। आप बोल करके अगर इसको देखने का प्रयास करोगे प्यारे, हाँ बाबू बताएंगे, पंकज कुमार आप कह रहे हैं सर उदित है ना, ये सब बताएंगे, आप चिंता मत करो, जितना परीक्षा के लिए जरूरी है सब कुछ मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा तो विस्तार अगर हम करने लगे तो 10 दिन भी वर्णमाला खत्म नहीं होती। मैं 20 क्लासेस में 25 क्लासेस में संधि करवा सकता हूं। ठीक है, पर हमें क्या काम करना है कि जो कुछ हमारे पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है वो सब हम लोग करवा दें। तो इसको अगर आप देखोगे यहां पर, तो तालु छ छ ज झ इय, आप जैसे ही इसको बोल के देखोगे तो ये वाला स्थान जो है तालु, इस पर वायु स्पर्श होती हुई महसूस होगी। ठीक है, चलो ऊपर से नीचे, तो च वर्ग से ट पर आए तो ऊपर से नीचे आना है, अंदर से बाहर जाना है। तो तालु से बाहर आएंगे तो आ जाएगा क्या, मूर्धा। ये सीधी टक्कर, ये ऊपर, जैसे उंगली अगर मुंह में डालें तो सीधे ये टक्कर जो ऊपर वाली है ये मूर्धा। तो अगर आप बोल के देखोगे, अभी भी बोल के देखो, ट ठ ड ढ अण, तो वायु एकदम झटके के साथ आती हुई कहां लगती है, इस वाली जगह पर लगती है, यहां पर ट ठ ड ढ अण। बोलो बात सही है कि नहीं, यस और नो। तो ये कहां से बोला जाता है, ये आपका मूर्धा से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है, मूर्धा से। बोल के देखो बात सही है कि नहीं, बोल के देखो बात सही है कि नहीं है। हाँ बोल के देखो, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में, कौन कह रहा है, ध्यान से देखो, बहुत ही शानदार तरीके से, आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यस और नो, हाँ देखो ट ठ ड ढ अण, उसके बाद जैसे ही आप जाओगे कहां से, ट वर्ग से त वर्ग पर जाओगे, ट वर्ग से त वर्ग पर जाओगे तो अंदर से बाहर आएंगे, तो मूर्धा से कहां पर आ जाएंगे, अब दांतों पर आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे अंदर से बाहर, एक क्रम है पूरा। तो त वर्ग कहां से बोला जाता है, त वर्ग बोला जाता है दांतों से। जैसे ही आप बोल के देखोगे, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको इंप्लीमेंट करते रहो। जैसे हम बोलेंगे त थ द ध न, तो आप एक चीज महसूस करो कि जो ये हमारे दांत हैं ई, ये ऊपर वाला जबड़ा जो है इसमें पीछे की तरफ वायु स्पर्श करती है। देखो बोल के, त थ द ध न, त थ द ध न, जैसे ही आप बोलोगे तो वायु ऊपर वाले जबड़े, ऊपर वाले जो दांत हैं इसमें पीछे टच करेगी। यस और नो, है ना, कहां पर, आपके दांतों पर स्पर्श करती हुई हवा बाहर निकलती है, और ऊपर से नीचे अंदर से बाहर। तो आप दांतों से कहां आ जाएंगे, दांतों से हम होठों तक आ जाएंगे। तो होठों पर आ गए तो ओष्ठ जो आपके ये प वर्ग है, ये ओष्ठ से बोला जाता है। बिना ओष्ठ, ये भी लिखा रहता है कि अगर एक क्वेश्चन भी आया था राजस्थान पुलिस में, पेपर क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर नीचे वाला होठ किसी कारण से कट जाए तो कौन से वर्ग का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अगर नीचे वाला होठ किसी का कट जाए या ऊपर वाला कट जाए तो कौन से वर्ग का उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा? तो पवर्ग का उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प वर्ग का उच्चारण होठों से ही होता है। देखो कैसे, प, फ, ब, भ, म, यानी कि दोनों होठ आपस में लगते हैं, वायु यहां पर स्पर्श करती है तभी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क वर्ग का उच्चारण कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट का मूर्धा से, त का दांतों से और प का ओष्ठ से। और इसी कारण इनको यहां पर क्या कह दिया जाएगा, ये कंठ्य वर्ग है। कौन सा है? ये कंठ्य वर्ग है विशेषण। ये आपका तालव्य वर्ग है। कैसा है? तालव्य, तालु के होने कारण तालव्य, मूर्धा का होने के कारण इसी को मूर्धन्य कहा जाता है, मूर्धन्य। दांतों से होने के कारण इसी को दंत्य कहा जाता है, और होठों से आने के कारण इसी को ओष्ठ्य कहा जाता है। बोलो, उच्चारण स्थान समझ में आ गए या नहीं? क्लियर हो गई कि बात नहीं? हां, बताओ। ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। आप इस तरह से चीजों को समझो कि ट्रिक की जरूरत ही नहीं है प्यारे। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ, और ऐसे आप याद रखो बस इनको। बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आ रहा है। ये क्लियर हो गया तो आपको बताओ, फिर मैं आपको यहां पर अल्प प्राण और महाप्राण का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट उससे पहले हां, ओके, थम्स अप करो एक बार सब लोग। अगर आप पूरा ध्यान लगा करके पढ़ रहे होंगे तो एक भी डाउट आपका नहीं बच रहा होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। देखो, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जैसे यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। एक मिनट में इसको थोड़ा सही करता हूं, इसकी सिमेट्री थोड़ी सी बदली हुई है इसकी, इसलिए यहां पर गड़बड़ सी हो रही है। हाँ, ये क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये अपने वर्ग का पहला है, ये अपने वर्ग का दूसरा है, अपने वर्ग का तीसरा है, अपने वर्ग का चौथा है, अपने वर्ग का पांचवा है। तो इनको अभी बहुत ध्यान सुनना, ये संधि में भी काम आएगा। पहला है यानी कि प्रथमाक्षर है, प्रथम मतलब पहला, दूसरा है द्वितीयाक्षर है, तीसरा है तृतीयाक्षर है, चौथा है चतुर्थाक्षर है, और पांचवा है तो पंचमाक्षर है। ध्यान रखना कि ये जो पंचमाक्षर मैं यहां पर बना रहा हूं, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है, ये जो पंचमाक्षर हैं, ये क्या है? ये पंचमाक्षर हैं। इन पंचमाक्षरों को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षरों को कि 2 नामों से जाना जाता है। एक तो इनको नासिक्य व्यंजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नासिक्य व्यंजन। एक तो क्या कह देते हैं? नासिक्य व्यंजन। और एक इनको क्या कह देते हैं? एक इनको अनुनासिक व्यंजन भी कह देते हैं। दोनों की बात, दोनों का मतलब एक ही है, नासिक्य व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन ये जो हर वर्ग के 5वें हैं, अंग, इय, अण, न और म, ये पांचों के पांचों, ये पंचमाक्षर को नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। नासिक्य मतलब नासिका। नासिका से जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से भी बाहर निकलती है। आप बोल के देखो अंग, तो नाक जो है, ये वाला हिस्सा, जो नाक के ये वाले हिस्से हैं, इसमें दबाव पड़ता है, थोड़ी सी फूल जाती है। अंगा, इया, अणा, न और म, नाक फूलती है। क्यों फूलती है? क्योंकि वायु का प्रवाह मुख के साथ साथ नाक से भी होता है, और नाक से ज्यादा हवा निकलती है, और ज्यादा हवा निकलती है नाक से, इसलिए अनुनासिक व्यंजन भी इनको कहा जाता है। पेपर में पूछे तो आप उसको बता देना। बोलो, बात समझ में आई? बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों। हाँ, बहुत शानदार। नाक और मुंह से, दोनों से निकलती है, इसलिए अनुनासिक कहते हैं। और नासिक के मतलब नाक से भी हवा निकलती हुई दिखाई देती है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो मुझे दो कॉन्सेप्ट और समझाने हैं कि कौन कौन से अघोष हैं और कौन कौन से सघोष हैं, कौन कौन से आपके अल्प प्राण हैं और कौन कौन से आपके महाप्राण हैं। चलो देखो, जैसे हम दोबारा से यहां पर लिखेंगे जिससे कोई भी घिचड़ पिचड़ जैसा कुछ ना हो और अच्छे से चीजें समझ में आए। हमने यहां पर लिख लिया क, ख, ग, घ और अंगा। क, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद हम यहां पर लिख लेंगे च, छ, ज, झ और इया। च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और अणा। ट, ठ, ड, ढ, अणा। उसके बाद यहां पर आ जाएगा त, थ, द, ध और न, और अंत में आ जाएगा पवर्ग प,
फ, ब, भ और म, प फ ब भ म इनके शुद्ध रूप हैं, तो इसी तरह से इनको दिखाएंगे, हल रूप में ही दिखाएंगे इनको। ये हलंत नीचे लगाएंगे, ठीक है, हलंत नीचे लगाएंगे। तो आपको प्यारे एक बात समझ लेनी है, आपको एक बात समझ लेनी है कि ये अपने वर्ग के सारे पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं और पांचवें हैं। तो अब यहां पर हम सबसे पहले अघोष और सघोष की चर्चा करते हैं। इधर लिख देते हैं अघोष। और मैंने कल ही आपको यह बात समझाई थी कि अघोष का मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जो स्वर तंत्र है, ये साउंड बॉक्स है, इसमें कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी कंपन नहीं होता है, उसको अघोष कहा जाता है। और जबकि सघोष किसको कहा जाता है, सघोष या घोष किसको कहा जाता है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर स्पष्ट रूप से एक पॉइंट लिख लो कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का यानी कि पांचों वर्ग हैं, तो पांचों वर्ग का पहला और दूसरा ये क्या है, ये अघोष हैं। ये कैसे हैं बाबू, इनमें से कोई सा भी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये अघोष हैं। इनको अगर आप बोल के देखोगे, उंगली रखोगे और उच्चारण करोगे क क, तो बड़ा फ्लैट सा जाता है। यहां पर ये जो गड्ढा है, यहां पर हाथ रखो, ये साउंड बॉक्स है, क बड़ा फ्लैट सा जाएगा। जबकि अगर आप देखोगे इनको, ये 3 4 5 जो हैं, ये आपके सघोष हैं। एक काम करो, हाथ उठाओ एक बार, पहले मैं ये प्रैक्टिकल करवाता हूं आपको। हाथ दो उंगली करना, एक बार दो उंगली, अपने हाथ की दो उंगलियां करो, और ये जो गड्ढा है ये वाला, जहां देखो मेरे माला पड़ी है उसके ऊपर ये वाला गड्ढा, यहां पर इस गड्ढे में हाथ रखो। तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा घोष है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष है। तो हम एक काम करते हैं, एक तो क को लेते हैं, एक लेते हैं ग को, और बारी बारी से इनको बोल के देखते हैं। बोल के देखो पहले क क क क, बड़ा फ्लैट सा जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इसमें आप कहोगे सर वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन नहीं है, वो तो वैसे ही है। क, जब आप ग बोलोगे आपको तुरंत समझ में आएगा। आप बोलो क फ्लैट है, तुरंत बोलो ग ग क ग क ग, ग में झंझनाट हो जाती है पूरी। तो ये सघोष का मतलब है झंझनाट हो जाती है, कंपन हो जाता है ये। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है। जो मैंने प्रैक्टिकल करवाया वो बात सही है कि नहीं है, जो मैंने करवाया? हाँ, बहुत बढ़िया राजकुमार कनौजिया जी, बहुत बढ़िया। बोलो बात सही है कि नहीं है जो मैंने करवाया, कि भाई कंपन होता है और नहीं होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा, तो ध्यान रखें आप यहां पर कि अघोष के लिए नंबर याद रख लें 1 2, क्या नाम याद रख लें, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। और सघोष के लिए क्या याद रख लें, सघोष के लिए याद रख लें तीसरा चौथा और पांचवा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क्या है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और पांचवा सघोष हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा कैसे हैं, सघोष हैं। सघोष को ही घोष भी कह देते हैं ना, सघोष हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, ये बात समझ करके चलें। ये आपको क्लियर हो गया होगा और मैंने बुलवा के भी आपको देख लिया है। तो अब ये सघोष और अघोष को समझने के बाद, अब नोट अगर आपका हो गया है, तो मैं अल्प प्राण और महाप्राण को बताना चाहता हूं कि क्या कौन कौन से अल्प प्राण हैं और कौन कौन से इसमें महाप्राण हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं, और बाबू अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का होगा। और वर्णमाला से अमूमन 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलते ही हैं। इसलिए अपनी निगाह, अपना सब कुछ, दिल दिमाग यहां पर रखो। ठीक है, आप कहोगे सर दिल क्यों रखें, तो दिल के लिए मैं हूं और दिमाग के लिए कंटेंट है। तो दिल और दिमाग रखने के लिए, दोनों के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्या, अब हम फिर से दोबारा फटाफट इनको लिख लेते हैं, जिससे समझाने में बहुत आसानी हो जाती है। क ख ग घ और अंग, इस तरह से चित्र बना के जब आप चीजों को करते हो, खाली ऐसे लिखते लिखते नहीं हो, तो चीजें बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क ख ग घ अंग, उसके बाद च छ
ज झ और इया, च छ ज झ इया, उसके बाद ट ठ ड ढ और अण, उसके बाद यहां पर त थ द ध और न, उसके बाद हमारा आ जाएगा प फ ब भ और म। ये सब हमने यहां पर लिख लिए। तो यहां पर अल्प प्राण और महाप्राण, यानी कि अल्प प्राण का मतलब क्या है? अल्प प्राण का मतलब अल्प प्राण ये कौन सा है? ये अपने वर्ग का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो अल्प प्राण को अगर हमको लिखना होएगा, अल्प प्राण कौन से? जिन वर्णों को बोलने के लिए हमको ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको अल्प प्राण कहते हैं, ज्यादा जोर नहीं लगाने पड़ते। और महाप्राण का मतलब क्या है? महाप्राण का मतलब है जिनको बोलने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यहां पर ध्यान रखें अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का नंबर क्या याद रखना है? 1 3 5। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है भाई पेपर में। प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा, और प्रत्येक और पांचवा अल्प प्राण है। कैसा है? अल्प प्राण। अभी इसका भी एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा आपको। अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। जबकि महाप्राण के बारे में याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। पूछता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो यहां पर आप लिखें कि प्रत्येक वर्ग और चौथा महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण है। देखो हम एक काम करते हैं, नीचे भी नंबर लिख लेते हैं जिससे इनको बताने में, दिखाने में समस्या ना हो। अगर यहां पर हम बताएं क्या, अगर हम यहां पर बताएं क्या कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, तो हम यहां पर ऊपर लिख देंगे क्या? ऊपर लिख देंगे हम यहां पर अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण हैं। और अगर हमको यहां पर लिखना हो दूसरा और चौथा, तो हम यहां पर स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि ये महाप्राण हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ये अगर आपको बात में समझ में आ गई तो एग्जामिनर आपको पकड़ नहीं सकता बिल्कुल भी, किन्हीं भी हालातों में। जैसे आप ध्यान से मेरी बात सुनना, आप ध्यान से मेरी बात देखना। जैसे हम एक काम करते हैं, पहले उदाहरण के तौर पर हमने क वर्ग को लिया था, इस बार हम च वर्ग को लेते हैं। तो आपको पता है पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण है। तो यहां पर देखो च जो है ये अल्प प्राण होना चाहिए, और जो छ है ये महाप्राण होना चाहिए, क्योंकि पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो आप एक काम करो, अभी कॉपी बिल्कुल नीचे रख दो। हाँ हाँ, देखो ये, इसको ध्यान मत दो यार, तुम पागल हो गए हो क्या? पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा कोई बात नहीं, अब नहीं सर आपकी वजह से कॉम्बो बैच लेना पड़ा, आप चिंता मत करो, और बढ़िया मैं सब चीजें करूंगा, बेहतरीन तरीके से चीजें सब करवाऊंगा आपको मैं। एक काम करो, आप बोल के देखो च, बोलना एक बार च। आपने बोला तो बड़े आराम से निकल गया। बड़े आराम से इसलिए निकल गया क्योंकि हमको ज्यादा जोर नहीं लगाने पड़े। जोर लगाने नहीं पड़े मींस हमको ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट इसके उलट जैसे ही आप बोलोगे छ, तो आप देखो एक जोर सा पड़ता है, दम सा लगाना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमको ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता है। एक बार अब दोनों को एक साथ बोलो, च छ च छ। छ में जोर जैसा पड़ जाता है। हमारे जो संस्कृत के गुरुजी हैं, मैं थोड़ा संस्कृत पढ़ने का प्रयास कर रहा था, उन्होंने महाप्राण के बारे में एक ऐसी परिभाषा दी जो किसी भी हिंदी किताब में नहीं है। ये देखो, ये मेरा चेस्ट एरिया है, आप देख रहे हो। इसी चेस्ट एरिया के बिल्कुल नीचे यहां अंदर की तरफ हमारा क्या होता है? स्टमक होता है, आमाशय होता है, तो उसको पेट कहा जाता है। तो उन्होंने ये परिभाषा दी कि महाप्राण वर्ण ये वो हैं जो पेट से बोले जाते हैं। तो आप जैसे ही देखो बोलोगे छ, तो आपको इस हिस्से में, ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में से दम लगता हुआ महसूस होगा। छ छ यहां पर दबाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण है। प्रश्न कैसे आएंगे? तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे कि भाई दूसरा, चौथा मतलब बताओ क्या है, या आपसे क्वेश्चन एक बना देगा। जैसे मैं क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए यहीं पर, जैसे मैं क्वेश्चन बना देता हूं, जैसे एक क्वेश्चन बना देगा आपके लिए कि आपसे बोलेगा तालव्य
तालव्य, सघोष, तालव्य, सघोष, तालव्य, सघोष, महाप्राण वर्ण है, महाप्राण व्यंजन वर्ण है। दिमाग लगाना, ऐसा क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ले गए तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपको कोई टच नहीं करेगा। तालव्य, सघोष, महाप्राण व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है कौन सा? अब यहां पर मैं उदाहरण लिखूंगा आपके, यहां पर वो लिखूंगा, आपको उत्तर देना है। जैसे इसमें तालव्य, तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया च, जैसे मैं यहां पर लिख दूंगा छ, जैसे मैं यहां पर लिख दूंगा आपका झ, और मैं यहां पर लिख दूंगा जैसे प। तो बताओ आप कौन सा इसमें से होना चाहिए? बताओ इसमें से क्या उत्तर होगा? लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ और उत्तर दो। इसका सही उत्तर आना चाहिए। ए बी सी डी में से कौन सा होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे। या सीधे पूछ लेगा कि बताओ भाई ऐसे चार ऑप्शन है, तालव्य कौन सा है, सघोष कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, तो क्या उत्तर होना चाहिए? कैसे पकड़ोगे आप इस चीज को? उसने क्या पूछा? उसने पूछा वर्ण, वर्णों में भी व्यंजन, तो भाई सारे के सारे व्यंजन ही है, ठीक है, सारे के सारे व्यंजन ही हैं। व्यंजनों में भी इसने पूछा है कि भाई आप ये बताओ कि तालव्य कौन सा है। तालव्य, तालव्य मतलब तालु से बोले जाने वाला, और तालव्य वर्ण कौन सा है? च वर्ग तालव्य है। कौन सा? च वर्ग, च छ ज झ इय, तो च वर्ग ये तालव्य है, च छ ज झ इय, परंतु ये प वर्ग है, तो एक ऑप्शन हमारा डिलीट हो गया। चलो, तो हमारी यहां पर दो शर्तें पूरी हो गई। उसके बाद अब इसने क्या पूछा? यहां पर इसने पूछा कि यह बताओ कि सघोष कौन सा है उसमें, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। छ क्या है? अपने वर्ग का पहला है, छ अपने वर्ग का दूसरा है, झ अपने वर्ग का चौथा है, छ छ ज झ। तो आप देखो सघोष होने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा होना जरूरी है। तो पहला और दूसरा तो अघोष है, तो यह भी खत्म हो गया। तो बाबूजी आपका एक ही यहां पर उत्तर बन गया और आ गया क्या कि झ इसका उत्तर हो जाएगा। झ जो आपका है वो सघोष है, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है ना, और दूसरा और चौथा तो महाप्राण होता ही है, तो ये भी फुलफिल हो गई। तो इस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आपने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस के पहली क्लास में आप ये शानदार करामात करके दिखा रहे हो। बोलो, समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बताओ, समझ में आई बात? थम्स अप करो एक बार। मैंने आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में जो जो चीजें बताई जानी चाहिए थी सब बता दी हैं। अब हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। हाँ, स्माइल भी तो कर दिया करो यार, हंस भी तो दिया करो, क्योंकि हंसना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति हंसता है, प्रसन्न रहता है, उसके जीवन में प्रसन्नता ही आती है। एक कहते हैं कि ये ब्रह्मांड का, ये संसार का नियम है कि भाई जो व्यक्ति हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति मतलब जिसके पास जिस चीज की अधिकता रहती है वो उसके पास ही आता है। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हमने यहां पर समझ लिया, ये हमने जान लिया। अब दूसरे नंबर पर आपको यहां पर लिखना चाहिए क्या? अब दूसरे नंबर पर जो हमारे वर्ण व्यंजन आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं बाबू उनको? उनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। उनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। तो आपको शब्द को पकड़ना है तुरंत। यहां पर क्या लिखा है? अंतः, और यहां पर लिखा है स्थ। अंतः का मतलब होता है बीच में। अंतः का मतलब क्या होता है? बीच में। और स्थ का मतलब होता है स्थित। तो जो बीच में स्थित हैं, अब आप बोलोगे सर बीच में स्थित हैं, किसके बीच में स्थित हैं? ये प्रश्न भी तो बनना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि बीच में स्थित हैं, तो किसके बीच में स्थित हैं? तो तुरंत आपको बोलना पड़ेगा कि वे व्यंजन, हाँ, वे व्यंजन, वे व्यंजन जो स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हैं। जो स्वरों और व्यंजनों के, जो स्वरों और व्यंजनों के बीच, जो स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हैं, वे व्यंजन
जो स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हैं उनको कहा जाता है क्या? उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कई बार इसकी परिभाषा में कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित हैं, परंतु यहां पर मूल बात क्या है? यहां पर मूल बात यह है कि जो स्वरों के और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या तो आपको बोलना पड़ेगा, इनकी संख्या है 4। कितनी? 4। और ये कौन कौन से हैं? ये है आपका य, ये है आपका र, ये है आपका ल और ये है आपका व। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ जरूरी बातें बताता हूं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि अर्धस्वर कौन से हैं, है ना? यानी कि ऐसे व्यंजन हैं जो अर्धस्वर यानी कि आधे स्वर जैसे मालूम पड़ते हैं, है ना? जैसे आधे स्वर मालूम पड़ते हैं। तो अर्धस्वर में आपको याद रखना है कि इन अंतस्थ व्यंजनों में से य और व जो हैं ये अर्धस्वर हैं। ये क्या है? ये अर्धस्वर हैं। य और व अर्धस्वर हैं। अब आप बोलोगे कि सर अर्धस्वर क्यों है? अर्ध मतलब आधा, स्वर मतलब स्वर, ये तो व्यंजन है। तो इन्हें अर्धस्वर कहने का कारण यह है कि जब आप य को बोलते हो, क्या करते हो? य का उच्चारण करते समय, य का उच्चारण करते समय जिस समय हम क्या करते हैं, जिस समय हम य को बोलते हैं, उच्चारण करते समय ई की आवाज आती है। किसकी? ई की आवाज आती है। ई की एक छोटी सी आवाज आती है, ई की आवाज, ई की ध्वनि, ई की आवाज आती है, ई की आवाज आती है। ठीक है, जब आप क्या काम करते हो? जब आप य को बोलते हो तो ई की आवाज आती है। चाहे बोल के देख लो, जैसे बोलेंगे य, तो शुरुआत में एक बहुत बारीक, बहुत छोटी ई की आवाज आती है। आप बोल के देखो य, बहुत छोटी सी, बारीक सी, बहुत जब ध्यान देंगे तभी पता लगेगा। य, ई छोटा सा इसमें आ जाता है। और जब व को हम बोलते हैं तो व का उच्चारण करते समय, किसका? व का उच्चारण करते समय, व का उच्चारण करते समय, व का उच्चारण करते समय ऊ की आवाज आती है। किसकी? ऊ की आवाज आती है। किसकी बाबू? ऊ की आवाज आती है। ऊ की आवाज आती है। जब आप किसको बोलते हो? जब आप व को बोलते हो तो आपको ऊ की आवाज आती है, बहुत हल्की सी, व ऊ की आवाज आती हुई दिखाई देती है। तो यहां पर मूल बात क्या है? यहां पर मूल बात क्या है कि य का उच्चारण करते समय ई की आवाज और व का उच्चारण करते समय ऊ की आवाज आती है, इसलिए य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। बोलो, बात समझ में आई? सैयद जावेद अली कह रहे हैं कसम खुदा की सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। हाँ, चलो बच्चों, आपको समझ में आ जाए, आपका कल्याण हो जाए। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 37/37। कितना? 37/37। हाँ, ऐसा ही बैच में मैं मूल विधि पढ़ा रहा हूं। अगर आपके पास कॉम्बो है और हिंदी यहां पढ़ने का मन है यहां पढ़ लो, मुमतेज सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लो। ठीक है, जैसे मैथ्स दीपक भाटी सर से पढ़ने का मन है तो दीपक भाटी सर से पढ़ लो, राहुल जी से पढ़ने का मन है तो राहुल जी से पढ़ लो। ठीक है, संदीप चौधरी सर से रीजनिंग पढ़नी है उनसे पढ़ लो, राहुल शर्मा सर से पढ़नी है उनसे पढ़ लो। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जीएस तो सब सेम ही है। हाँ, इसका पीडीएफ मैं अभी डलवा दूंगा, आपके पास अभी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, विपिन पाल कह रहे हैं कि मनु लाइव है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं बच्चे। चलो, पढ़ने पे ध्यान नहीं रहता आपका। अब देखो, ध्यान से सुनना। अब देखो, य और व के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे र के बारे में। ध्यान से सुनना, र के बारे में हम बात करेंगे। र को क्या कहा जाता है? र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लुंठित। पेपर में आएगा, पेपर में पूछेगा लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा लुंठित व्यंजन र को कहा जाता है। एक नाम और भी है, र को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। पेपर में पूछेगा कि भाई प्रकंपित, हाँ ठीक है, प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि प्रकंपित व्यंजन र को बोला जाता है। आप बोलोगे सर इनके मायने भी थोड़े से बताओ कि क्यों कहा जाता है, इनको क्यों कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, लुंठित, लुंठन का मतलब होता है लुढ़कना।
लुंठन का मतलब होता है लुढ़कना, घिसटना, इस तरह से होता है। तो र का जब उच्चारण हम करते हैं तो जीभ मुंह में घिसट सा जाती है, ठीक है। हाँ, मुंह में जीभ घिसट सा जाती है, एकदम लुढ़क सी जाती है। तो इसमें लिखो र का उच्चारण करते समय, क्या करते समय, र का उच्चारण करते समय, र का उच्चारण करते समय, र का उच्चारण करते समय जीभ मुंह में लुढ़क सी जाती है। जीभ मुंह में लुढ़क सी जाती है, मुंह में लुढ़क सी जाती है, जीभ मुंह में लुढ़क सी जाती है। इस कारण उनको क्या कहते हैं, लुढ़कना। ये जो लुढ़कना है ना, लुढ़कना, ये इस लुढ़कने को ही लुंठन कहा जाता है। बहुत साधारण शब्दों में लुढ़कने को ही लुंठन कहते हैं। तो जीभ मुंह में लुढ़क सा जाती है, इसलिए इसको ही कहते हैं। और दूसरी बात है, प्रकंपित का एक अन्य नाम और भी है, इसी को कंपन जात कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपन जात, कंपन जात व्यंजन, कंपन जात। तो जात का मतलब होता है पैदा होना, और कंपन मतलब वाइब्रेशन। यानी कि जब र का उच्चारण किया जाता है तो जीभ में बहुत ज्यादा कंपन होता है, और कंपन होने के कारण ही इसका जन्म होता है। इसलिए देखो, आप बोल के देखो एक बार, र को बोल के देखो, र को बोल के देखो आप। बहुत बढ़िया उजाला, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, समझो ध्यान से। क्या है कि जैसे ही आप बोलोगे र र, तो जीभ में ना साइडों में ऐसे हिलते हुई दिखाई देगी जीभ, ठीक है। ये चीज ऐसे जीभ हिलती हुई दिखाई देगी, र र र, तो आगे से भी इधर उधर से जीभ हिल जाएगी, कंपन होने लगेगा, वाइब्रेशन होने लगेगा। बोलो बात सही है कि नहीं है, बोलो बात सही है कि नहीं है, यस और नो। हाँ, नहीं, अरे बुत लगेगा भाई साहब, मैंने अभी अपनी जीभ हिला के देखी है भाई। हां, तो प्रकंपित या कंपन जात व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि र का उच्चारण करते समय, र का उच्चारण करते समय, र का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन होता है। क्या होता है, जीभ में, जिह्वा में क्या होता है, कंपन होता है। तो इसलिए इसको ये कहते हैं, कंपन होता है, जीभ में कंपन होता है, दैट्स ऑल। आज हम लोग यहीं पर रखेंगे, कल आगे इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे, ल के बारे में बताएंगे और सब चीजें बता करके आपको कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा आपको सेशन, बताओ कैसा लगा आज का सेशन। और जैसी पहली क्लास हुई थी वैसी ही आज ये बैच वाली क्लास भी, ऐसा नहीं है कि हमने एडमिशन कर ली और वो वैसा नहीं पढ़ाएंगे भाई, बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे, जान लगा के पढ़ाएंगे, दम लगा के पढ़ाएंगे। क्योंकि टारगेट क्या है, टारगेट है 37 में 37। देखो बच्चे, अब कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि हर बच्चा पढ़ रहा है, और अगर आप हिंदी में 37 में 37 के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर आप टच भी नहीं कर पाएंगे। मैं मान सकता हूं कि आप 37 में 37 के बारे में सोचें और फिर एक आध क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए, हो सकता है, पर जब आप मैक्सिमम सोचोगे तभी मैक्सिमम अचीव करोगे। तो मुझसे वादा करो, आज मुझसे वादा करो जितने बच्चे देख रहे हो अभी, कि आप लोग, हां, जब भी क्लास लाइव चलेगी आप उपस्थित हो जाओगे। अच्छा, मैं एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं सभी को, प्लीज अभी जाइए मत, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जाइए मत, सभी रुक जाइए, अभी जाओ मत, रुको प्लीज, रुक जाओ। ये अभी आपकी क्लास 12 बजे चल रही है, पर यूपीएसआई और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के टाइम आपस में क्लैश ना हो, तो थोड़ा सा मेरे साथ में थोड़ी सी दिक्कत बन रही है इस समय क्लास को करने में। तो अभी हो सकता है कि अगले हफ्ते से ये क्लास 12 बजे ना होकर के किसी और टाइम पे हो, मैं कल टाइम आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जानकारी मुझे आपको देनी थी। तो क्लास कंटिन्यू चलेगी सोमवार से शुक्रवार, आप तसल्ली से पढ़िए, आराम से पढ़िए। ये डीप नहीं है, ये वो सब चीजें हैं जो पेपर में आती हैं भाई, ये पेपर में आती हैं। मैं केवल इतना बताकर, देखो मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी अगर मैं सीधे लिख दूंगा र को लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। मेरा मन तब भरता है जब मैं ये बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टीचर का काम ही ये है। क्यों? क्योंकि किताबों में ये तो सब चीज लिखा है, पर मैं जब ये चीज समझा दूं तभी तो मैं टीचर हूं, नहीं तो मैं किस चीज का टीचर हूं। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे कल ठीक 12 बजे, और फिर अगले सप्ताह से जो टाइम बदलेगा तो उसमें हम करेंगे, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अपना ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए, अगली कक्षा की आप तैयारी करिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी ही।